गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम दूसरा चैप्टर आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पहले बता चुके हैं, लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। एक निषेचन के पूर्व की घटना, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना। तो हम अभी निषेचन के पूर्व की घटना के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके क्रम में आवृत्तिबीजी पौधों में गुरु बीजांडधानी, लघु बीजांडधानी का निर्माण, यानी कि परागकणों का निर्माण और अंडकोशिका का निर्माण हम पढ़ चुके हैं। अब किस तरीके से परागकणों को एक सेल तक पहुंचाया जाता है, ये प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो जब किसी पुष्प से उसके पुंकेसर को उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों को पहुंचाया जाता है, तो ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। यानी कि जब किसी भी पुष्प का पुंकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये जो प्रक्रिया है परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक हो सकता है और एक प्रेरित। प्राकृतिक और प्रेरित। प्राकृतिक होगा जो प्राकृतिक तरीकों से होता है, और प्रेरित होगा यानी कि इंड्यूस किया जाए। ठीक है, इसको हम अप्राकृतिक परागण भी कह सकते हैं। और प्रेरित या अप्राकृतिक परागण से जो हमें बीज मिलते हैं या जो भी प्रजातियां मिलती हैं वो संकरण कहलाती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो परागण जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्व जैसा कि नाम से कन्फर्म है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जो खुद में हो, खुद से हो। और परपरागण यानी कि पर और परागण जो नाम से है क्रॉस, यानी कि किसी अदर से हो। तो स्वपरागण और परपरागण। परपरागण को फिर से हम 4 भागों में डिवाइड होता है। इसको हम 2 भागों में भी कर सकते हैं, इसको कई आधार पे बांटा जाता है। इसको जैविक और अजैविक, इन 2 कारकों के आधार पे भी बांट सकते हैं, यानी वायु परागण और जल परागण ये अजैविक कारकों द्वारा, और जंतु परागण यानी कि जैविक कारकों के द्वारा। और एक होता है कृत्रिम परागण, यानी कि ह्यूमन के द्वारा या वो खुद से कराया जाए, ये चीजें होती। जंतु परागण, बहुत सारे जंतु आते हैं उसमें, ये कई जंतुओं के द्वारा हो सकता है, हम देखेंगे। कीट परागण यानी एंटोमोफिली, जो कीट के द्वारा हो। बहुत सारे पौधे जैसे साल्विया है, मटर है, अंजीर है, इनमें परागण कीट के द्वारा होता है। इसके बाद पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली, बिग्नोनिया, सेमल, ये सब कुछ पौधे हैं जिनमें पक्षियों द्वारा परागण होता है। घोंघा परागण यानी मल्कोफिली, इसमें जिमीकंद और सर्पपादप के जैसे कुछ पौधे हैं जिनमें घोंघा द्वारा परागण होता है। इसके बाद चीटी परागण यानी बर्मिकोफिली, ये कदम्ब के पौधों में होता है ये। इसके बाद चमगादड़ परागण, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चमगादड़ से भी होती है परागण, जैसे कचनार का पौधा हुआ या कदम का पौधा हुआ। तो ये हमारे एक शॉर्ट में परागण कितने भाग में डिवाइड होता है, कितने प्रकार से होता है, इसके बाद उसके क्या क्या प्रोसेस और किसके थ्रू हो सकता है, ये शॉर्ट में हमने संक्षेप में पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है, क्या उससे लाभ है और क्या उससे हानियां हैं। स्वपरागण। स्वपरागण एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो ये प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ये 2 प्रकार से हो सकता है, जैसा कि हमने आपको अंडरलाइन करके बता दिया, ये इसी प्रकार पे भी आधारित ही है। सबसे पहले अगर किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो ये जो प्रक्रिया है वो ऑटोगैमी, तो ये प्रक्रिया स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी कहलाती है। जैसे मान लिया कोई पौधा है, इसके परागण हैं,
ये जो परागकण यहाँ से निकले वो इसी पौधे के, इसी फ्लावर के स्टिग्मा को, इसी यहाँ से निकले परागण और इसी पौधे के, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है एक ही पुष्प के परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचने की, ये स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी कहलाती है। और अगर यही पुष्प का मतलब एक पुष्प का परागकण यानी कि ये परागकण जो है, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचे और पौधा सेम ही हो, एक पुष्प का परागकण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचे और एक ही पौधे के, दोनों पुष्प एक ही पौधे के हों, बस फ्लावर अलग अलग हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है परागण की वो सजात पुष्पी यानी कि निटोगैमी कहलाती है। यानी जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो ये प्रक्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। जैसा कि फिगर से क्लियर हो गया कि जब एक ही फ्लावर का परागकण उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पे पहुँचे तो स्वयुग्मन, लेकिन अगर एक फ्लावर का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचे और वो पुष्प दोनों एक ही पौधे पे हों तो ये प्रक्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। इस तरह से स्वपरागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण की प्रक्रिया सभी प्रकार के पौधों में नहीं संपन्न होती है, इसके लिए भी कुछ अनुकूलन होना चाहिए, यानी पौधे कुछ अनुकूलन बनाते हैं, खुद को अडॉप्ट करते हैं स्वपरागण के लिए। तो जिसमें भी ये अडॉप्टेशन पाए जाते हैं उन्हीं पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो इनके अडॉप्टेशन के लिए 3 प्रोसेस है। पहला है द्विलिंगता यानी बायसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडिटिज्म, यानी कि स्वपरागण के लिए जरूरी है कि फ्लावर जो हो उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हो, यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों उसमें मिले, तो ऐसा जो पौधा होगा यानी ऐसा जो फ्लावर्स होंगे उनमें स्वपरागण होते हैं। अगर ऐसा कोई फ्लावर हो जिसमें एक ही जननांग मिले, चाहे मेल या फीमेल, तो ऐसे फ्लावर्स में स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसके बाद जो दूसरा है वो सहपक्वता या समकाल पक्वता यानी होमोगैमी। इसके लिए सिर्फ बाइसेक्सुअल होना यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट हो यही ज़रूरी नहीं है, बल्कि दोनों का एक टाइम में मैच्योर होना भी ज़रूरी होता है, जिसको समकाल पक्वता या सहपक्वता या फिर होमोगैमी कहते हैं। जब गायनोसियम और एंड्रोसियम दोनों एक ही साथ मैच्योर होते हैं तो ये प्रक्रिया सहपक्वता कहलाती है। ये जो है ये सब गुलबास में पीली कंटीली यानी अर्जिमोन मैक्सिकाना, विनका रोजिया, इन सब पौधों में ये मिलती है, यानी कि इन सब फ्लावर्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। इसके बाद थर्ड जो है वो निमिलिता यानी क्लिस्टोगैमी होती है। ऐसे भी कुछ पुष्प होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, वो हमेशा बंद होते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं, खिलते नहीं है, बल्कि वो हमेशा बड कंडीशन में रहते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस है वो क्लिस्टोगैमी यानी निमिलता कहलाती है। इस तरह के फ्लावर्स जो कभी खिलते नहीं है यानी बंद रहते हैं, उन फ्लावर्स में जैसे ही परागकोश परिपक्व होते हैं वो फट करके वहीं स्टिग्मा पे बिखर जाते हैं और वहाँ परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ये जो क्लिस्टोगैमी जैसी कंडीशन है वो कोमेलिना, गुलमेहंदी, मूंगफली में, खट्टी बूटी में इत्यादि फ्लावर्स में या पौधों में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्वपरागण से क्या क्या लाभ होते हैं। स्वपरागण से बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला है कि स्वपरागण के लिए कभी भी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी कि उन्हीं का परागकण और उन्हीं का स्टिग्मा दोनों उन्हीं का रहता है, तो उन्हें किसी दूसरे पुष्प पर उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद स्वपरागण करने के लिए बहुत सारे परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको ज़्यादा दूरी नहीं तय करना होता है, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो जाते हैं। जबकि अगर इनको पर परागण हो तो बहुत सारी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो निकलते हैं तो नष्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो है फायदा वो कि परागकण के लिए इसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती है,
इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है जो उनकी परागण की क्रिया को संपन्न कराएं। इसके लिए इस वजह से इनके पुष्पों को ना ही चमकीले रंग चाहिए, चटकीले रंग चाहिए, ना ही उनको सुगंध की आवश्यकता पड़ती है, ना ही इन्हें मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है जिससे कि कीट आकर्षित हो या कोई भी साधन उनकी तरफ आकर्षित हो। तो इन सब पे इनमें कोई भी इनको मटेरियल अपना जाया नहीं करना पड़ता है। इसके बाद इसकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इनके जो बीज होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, शुद्ध नस्ल के होते हैं और इनके जो संतति पौधे हैं वो सेम टू सेम अपने पैतृक पौधों की तरह ही होते हैं और उन्हीं लक्षणों वाले मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं होमोजाइगोसिटी बनी रहती है, यानी शुद्धता इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहती है। स्वपरागण से ये हमें लाभ मिलते हैं। इसके बाद स्वपरागण से अगर लाभ है एडवांटेज तो उसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो पहला है कि जब स्वपरागण से जो भी बीज उत्पन्न होते हैं इनसे जब पौधे बनते हैं तो वो पौधे बेहद कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जीन को कैरी करते हैं। तो वो जीन धीरे धीरे किसी न किसी पीढ़ी में जाके वो स्लो होना, यानी वो अपने प्रभाव को कम करना शुरू कर देता है। इसके बाद तीसरा सेकंड जो है, इससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो संख्या में कम होंगे, भार में हल्के होंगे और आकार में छोटे होते हैं। इनकी संख्या भी कम होगी, भार भी हल्का होगा, आकार में भी कम होंगे और ये बीज, सबसे बड़ी बात है कि ये बीज जो है जल्दी परिपक्व नहीं होते हैं, इनका परिपक्व होने में ये काफ़ी टाइम लेते हैं। इसके बाद ये जो बीज मिलते हैं स्वपरागण से वो उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये नई जातियों के विकास में या उत्पत्ति में सहायक नहीं होते हैं। और इसके बाद स्वपरागण से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती रहती है। इसके बाद इनकी अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है, क्योंकि इनमें ये अपने पैतृक लक्षणों वाले होते हैं। तो क्योंकि इनमें जैसे ये खुद से ही बनते हैं, यानी कि एक ही पौधे में एक ही परागकण उसी की पुष्प का ही वर्तिकाग्र होता है। तो यानी कि सेम पौधा जैसे पैतृक पौधे होते हैं वैसे ही उनकी अगली पीढ़ी होती है, उनमें सेम जीनिक कम्बिनेशन भी होता है, जिसकी वजह से उनकी अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि वो अपने पैतृक पौधे की तरह होते हैं। तो जो लक्षण उनके पैतृक पौधे दिखाते हैं, शो करते हैं, वही वो भी दिखाएंगे। उनकी जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, जितने उनके उत्पादन क्षमता रहेगी, जो भी रहेगा सब वही उनके अगली पीढ़ी जो है वो शो करती है। तो इस तरीके से हम स्वपरागण के क्या है, कितने प्रकार का है, स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, क्या उसके लाभ है, क्या उसकी हानियाँ हैं, ये हम पढ़ लिए। ये आपके बच्चों क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।